अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, नए माली साल 2021-22 के लिए हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा, पेंशन में 10% इजाफा और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए मराहत भी दी गई हैं। हुकूमत इससे मुतल्लिक दावा कर रही है कि हर किसी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखा गया है, लेकिन दूसरी जानिब ये देखने में आ रहा है कि अपोजिशन इसको तनकीद का निशाना भी बना रही है। वो कह रही है कि जी दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन अवाम जो गुर्बत के सताए हुए हैं, जो महंगाई से सताए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, उनके लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। इसमें उन पर किस तरह से असर पड़ेगा, यही हमने पूछना है अपने एनालिस्ट से आज कि जो ग्रोथ बजट है हुकूमत का, इसमें अवाम कितनी ग्रो कर पाएगी और क्या महंगाई के सताए अवाम के लिए ये ग्रोथ कुछ आसानियां ला पाएगी। तो जनाब, हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं कि क्या नया बजट अवाम दोस्त बजट है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, बेनज़ीर शाह साहबा, महमद सरफराज साहबा, रसूल बख्श शाही साहब और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, सबसे पहले आपकी ऑप्शन जानना चाहूंगी। देखिए अलीना, ऑन द फेस ऑफ इट तो जो ये एक प्रो ग्रोथ बजट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से आवाम दोस्त होगा, क्योंकि जो प्रो ग्रोथ मेयर्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि IMF जो है वो अपनी निगोशिएशंस के अंदर कितनी चीज़ें मानता है और कितनी चीज़ें नहीं मानता, कितनी छूट देता है। ठीक है, अवाम दोस्त नहीं लगता, ग्रोथ तो है, अवाम दोस्त नहीं है। रसूल बख्श ट्रांसलेट होना है, अभी देखते हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों में कोई तजाद नहीं है। जब ग्रोथ होती है तो अवाम को फ़ायदा होता है, और ग्रोथ होती है सिर्फ सरमायाकारी से, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। सरमायाकारी के बगैर कहीं भी दुनिया में कहीं भी, मैं तमाम तरक्की पजीर जब ज़्यादा ग्रोथ आती है ममालिक की तो आवाम मईशत की तक ज़्यादा समरात पहुंचते हैं, आवाम को रोजगार मिलता है, रोज लोगों के पास पैसे आते हैं। ठीक है, आके इसके ऊपर बात करते हैं। और बेनज़ीर शाह साहबा, ठीक है ना, मेरे ख्याल से कुछ अच्छे आपकी ऑप्शन। मेरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे इकदाम लिए गए हैं, जैसे आप पेंशन, सैलरीज की आपने बात की, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो खाने पीने की चीज़ों की और बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उससे भी आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होगा, आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपकी ऑप्शन। देखिए, सिर्फ वादे नज़र आते हैं, उम्मीदें नज़र आती हैं। मैं उम्मीद के साथ जाऊंगा, खुदा करे कि ये अवाम दोस्त बजट साबित हो। ये अवाम दोस्त बजट है या नहीं, इसका दारोमदार जो है वो पूरे साल की प्रोग्रेस पर होगा, और इसमें जब हम आगे चल के बात करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा कि अवाम बुनियादी तौर पे चाहते क्या हैं और अवाम को मिल क्या रहा है इस बजट से। ठीक है, तो मैं आपकी नो ऑप्शन लिखूं या ना लिखूं? नहीं, नो ऑप्शन। नो ऑप्शन, ठीक है जी। महमल, ग्रोथ का बजट है लेकिन अवाम दोस्त नहीं है। रसूल बख्श शाही साहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं, आप अपने मौक़िफ़ के हक में दलाइल देंगी? जी बिल्कुल। देखिए अलीना, पहली चीज़ ये है कि पहले साल हुकूमत ने 4400 का टारगेट रखा था जो रेवेन्यू कलेक्ट टैक्सेस का, वो फिर 3800 अरब हुए। दूसरे साल 5500 अरब का टारगेट था, फिर 3800 हुए क्योंकि कोविड का साल था, मुश्किल थी। इस साल 4900 से 4700 कर दिया, लेकिन अभी तक जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 4500 से 4600 के दरमियान जो है वो टैक्स कलेक्ट होगा। तो ये 5800 अरब का कैसे जमा करेंगे? और यही वजह है कि IMF हमेशा यही कहती रही कि आपके पुराने टारगेट कभी मीट नहीं हुए, तो इसीलिए वो मान नहीं रहे अभी भी हुकूमत की कंडीशंस पे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए जी महंगाई पे। महंगाई के प्रेशर तो आएगा, क्योंकि कल शौकत तरीन साहब ने ये बात की है कि 20 से 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इजाफा होगा। अच्छा, ये यानी कि इधर तो उन्होंने IMF की ये बात मान भी ली है हुकूमत ने। फिर बिजली जो है वो 5 रुपये 65 पैसे के ऊपर जो है उसके इजाफे के ऊपर अभी तक हुकूमत IMF को नहीं मना पाई, अभी तक की मैं बात कर रही हूँ। अगर फ़र्ज़ करें IMF ना माना तो उससे भी इन्फ्लेशन का एक और प्रेशर आएगा। फिर इन्होंने 900 बिलियन का डेवलपमेंट बजट रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन पिछले साल हुकूमत 650 बिलियन का भी बजट जो थी डेवलपमेंट बजट वो खर्च नहीं कर पाई। और उसमें असद उमर साहब ने ये भी कहा था कि एक तो ये कि नैब का खौफ भी है, दूसरी तरफ मिनिस्ट्रीज की कैपेसिटी की भी नहीं है, मतलब वो कैपेसिटी भी एक वजह है। तो जब 650 बिलियन नहीं कर सके तो 900 बिलियन इस्तेफाक कैसे होंगे? और इसलिए मुझे जो इन सारे अदादो शुमार से लगता है कि महंगाई
जी सिर्फ इसमें मैं ये ऐड कर लूं कि महंगाई ज्यादा ही रहेगी, IMF अभी मान नहीं रही, इसलिए अभी तक ये नए टैक्स और बिजली में इजाफे की तलवार अभी तक हम पे लटक रही है। तो अभी के लिए मैं कह रही हूँ कि हमें घबराना पड़ेगा, आगे जाकर ये IMF पे बहुत डिपेंड करता है। और उनके दलाइल के पॉइंट में थोड़ा सा बस मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे जी। एक तो ये कि देखिए ग्रोथ हुई है, जितनी भी इकोनॉमिस्ट से मेरी भी बात हुई है वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ट्रिकल डाउन करके गरीब तबके तक ग्रोथ के बेनिफिट्स जा रहे हैं? नहीं, अभी तक जो ग्रोथ सवाल यही है। रसूल बख्श एक सेकंड मैं जरा सिर्फ आपकी बात कंप्लीट कर लूं, ग्रोथ होगी तो आवाम को भी फायदा होगा। मेरे बात कंप्लीट करने दे। देखिए ग्रोथ अभी तक जिन इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हुई है वो कहते हैं ज्यादातर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुई है, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री है। जब तक आपके स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं होगी, जहाँ पे 80% आपका नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है, तब तक वो ट्रिकल डाउन करके वहां उस गरीब तबके तक वो बेनिफिट्स नहीं जाएंगे, नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि जब ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं तो ग्रोथ हो रही है, उनके पास ज़्यादा पैसा जा रहा है। जब ग्रोथ है तो जाहिर है कि सिर्फ जो सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको भी मिल रही है, ट्रक ओनर्स हैं उनको भी मिल रही है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको भी हिस्सा मिल रहा है, मिस्त्री को भी मिल रहा है। तो फिल्टर डाउन इफेक्ट्स ये नहीं होता कि ये बिजली के बटन की तरह से है कि आज आपने ऐलान किया और कल लोगों की जेबों में पैसा जाना शुरू हो जाए। जब रोज़गार बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है, जब सरमायाकारी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से होती है, वो जोर पकड़ रही है पाकिस्तान। ये तो हैरान कौन बात है कि जहां दुनिया में कीजिएगा, क्योंकि कन्वेंशनली ये होता है, कन्वेंशनली ये होता है कि अगर एक मिनट बेनजीर, सॉरी मैं एक मिनट क्लियर कर लूं, थैंक यू रसूल बख्श साहब। कन्वेंशनली ये देखा गया है कि जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन में भी इजाफा होता है, तो इन्फ्लेशन को कट करने के लिए जैसा अभी बेनजीर और महमद ने दोनों ने दलाइल दिए कि क्या इकदाम आपको इस बजट में नजर आते हैं? देखिए जिस वक्त इन्फ्लेशन क्या होती है कि लोगों के पास पैसा आता है, हाँ। अगर लोगों के पास पैसा आता है तो वो मार्केट में ले जाते हैं, चीज़ें खरीद करते हैं, और अगर पैसा ज़्यादा है, सप्लाई मनी की ज़्यादा है, चीज़ों की कम है, तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। उसका तरीका यह है कि पहले तो ये देखा जाए कि इन्फ्लेशन फूड आइटम्स में है। फूड आइटम्स में आप ये देखें कि जो इन्फ्लेशन का रेट किसी देहात में है वो इस्लामाबाद में नहीं है, और जो इन्फ्लेशन का रेट इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में है, सब इलाकों में नहीं है। ये डिपेंड करता है जो रिटेलिंग है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, जो मैशत को समझते हैं और खुसूसी तौर पर शौकत तरीन साहब उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने मिडिल मैन को कैसे खत्म करना है, कुव्वत खरीद उसमें जी। अच्छा असल में वो चीज़ है सर, ये भी मैं अभी आज ही देहात से आ रहा हूँ कि मैं जरा मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लूं। टमाटर 7 रुपए किलो टमाटर, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं और किस चीज। मिडिल मैन का किरदार, फूड इन्फ्लेशन जो उससे जुड़ा हुआ है, और कुव्वत खरीद में इजाफा किससे हो। मैं मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लूं जी, मैं आपके पास आती हूँ। मैं मजहर अब्बास साहब का पॉइंट पहले शामिल करना चाहती हूँ। जी मजहर साहब, देखिए हम बहुत ये करते हैं, जैसे 20,000 रुपए जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। आपको पता है कि मुलाजमी इस वक्त पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन की हालत कार क्या है। आप सिर्फ तनख्वाह में इजाफा का मसला नहीं होता, जो उसको जॉब सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमारे यहाँ 70% मुलाजमीन जो है वो तो रेगुलर है ही नहीं, वो तो काम करते हैं आप प्राइवेट सेक्टर को और जो है बिजनेसमैन को, कारोबारी तबकात को आप बेइंतहा मराद दे देते हैं। कभी उनसे पलट के पूछा है ये कि उनके दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस साल कितना इजाफा करेंगे वो? कभी उनसे ये सारी चीजें ये पूछी गई हैं कि उनके यहाँ क्या हेल्थ कवर है, उनके यहाँ क्या इंश्योरेंस कवर है, जो बुनियादी चीजें हैं जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉई को मिलनी चाहिए। तो अगर आप 20,000 रुपए में सरकारी मुलाजमीन के इजाफा करेंगे भी
तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, उसको प्रोविडेंट निजाम फंड की नहीं मिलता, रेगुलेशन के उसको लिए ग्रेजुएटी ठीक नहीं है। मिलती, बेनजीर आप कुछ तो ऐड करना इसका चाह रही फायदा थी? उसको नहीं मिलेगा कभी। ठीक है। अलीना सिर्फ ये कह रही थी कि जैसे बात हो रही थी कि सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है या इन इंडस्ट्रीज़ में हुई है, देखिए ये देखना होता है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कितनी फ़ीसद आपकी वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, और इनमें अगर आप कंपेयर करें स्मॉल और मीडियम साइज़ जो आपके बिजनेसेस हैं उनमें ज़्यादा लार्जर चंक आपकी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। तो अगर उनको फ़ायदा होगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बजट में उनको टैक्स कंसेशन देने की कोशिश की गई है, टैक्स सीलिंग बढ़ा दी गई है उनको, लेकिन जब तक वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, दूसरी चीज़ जो होती है वो एग्रीकल्चर होती है, जब तक एग्रीकल्चर में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और इस पर बहुत दफ़ा बात हुई है कि हम फूड सफिशेंट होना चाहते हैं। अब जैसे इस बजट में जो डेटा सामने आया वो ये कि जो कॉटन प्रोडक्शन है मुल्क में वो 22% कम हो गई है, और कॉटन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी जीडीपी पे। जैसी कॉटन प्रोडक्शन कम होती है डायरेक्ट आपकी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी चीज़ें, ये तो दो सेक्टर्स हैं, एक तो एसएमईज और एग्रीकल्चर, जब तक यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी आपके गरीब तबके को कोई खास फायदा नहीं पड़ेगा। और अलीना ठीक है जी, हमारे 3 हैं जो महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं, क्विकली प्लीज। मैं ये कह रही थी कि जो आवाम दोस्त अगर बजट है ना उसके लिए सैलरी इंक्रीज इन्होंने की 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो कि चलें जी वैसे अच्छी बात है, ऑन पेपर अच्छी लगती है, लेकिन पिछले 3 साल की इन्फ्लेशन अगर देख लें तो मेरे ख्याल में ये इतना कम नहीं है। फिर इन्होंने मिनिमम वेज 20,000 की, लेकिन 16,000 अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, तो फिर ये क्या है। उसके बाद पेट्रोल जब 20-25 रुपए जब वो होगा बढ़ेगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि वो आवाम दोस्त कैसे होगा। और अगर बिजली की प्राइस पर भी IMF की बात ना मानी तो फिर क्या करेंगे फिर आवाम? बिजली की कीमतें जब बढ़ जाएंगी, ठीक है, जब बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, तो उसका इर्द गिर्द की जो अशिया होती हैं, और ख़ास तौर पे वो अशिया जिनका गरीब आवाम से ताल्लुक़ होता है, खाने पीने की अशिया, सब्जी, दाल, रोटी, इसके ऊपर असर पड़ता है और महंगी हो जाती हैं। हमारे 3 एनालिस्ट पैनल पर मौजूद हैं, 2 एनालिस्ट जो कि कहते हैं कि जी आवाम दोस्त बजट नहीं है, मज़हर अब्बास साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन समझते हैं कि आवाम तक इसके समरात, ग्रोथ के समरात नहीं पहुंचेंगे। रसूल बख्श रईस साहब समझते हैं कि जी ग्रोथ से फ़ायदा आवाम को भी होगा, आवाम भी ग्रो करेगी। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। जहां एक नए माली साल में हुकूमत एंटर हो रही है और आगे बढ़ने के दावे कर रही है और बुरे दिन पीछे छोड़ाने के दावे कर रही है, आसानियां के दावे कर रही है, वहां अपोजिशन भी मुतहरिक है और कहती है हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं। कहते हैं जी ख़ास तौर पर जो हुकूमत पार्लियामान में कर रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब 2 दिन पहले के कौमी असम्बली के इजलास को ले लें, जहां पर 20 हुकूमत की जानिब से जो बिल्स थे वो बुलडोज हो गए, कई दफ़ा कोरम की निशानदही हुई, शोर शराबा हुआ, लेकिन हुकूमत ने ये बिल्स पास करवा लिए। इसके ऊपर खास तौर पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया है कि जनाब अब मुत्तहिद अपोजिशन पार्लियामान में खुसूसी तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है। स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी गौर हो रहा है। तो यही सवाल है हमारा कि क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनजीर, मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा हंस लेते हैं अलीना सवाल के इसके जवाब से पहले। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएगी। कहाँ ने शुरू किया था कि वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, फिर वजीर आला पंजाब के खिलाफ लाएंगे, और अब बात यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर तक पहुंच गई। तो नहीं, मतलब शिद्दत के साथ नहीं लिख लें जी बेनजीर का। मज़हर अब्बास साहब, हाँ, मेरे हंसते हुए कोई इमोजी भी लगा दे। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब जी, अलीना देखना ये पड़ेगा कि ऑपोजिशन को टफ टाइम दे पाती या नहीं दे पाती। वहाँ शायद थोड़ा सा मामला नर्म हो रहा है, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देगी ये तो इसमें बहुत बड़ा ना है। ओहो महमल, मेरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मतलब इसका वही, या तो आप मेरा ऑप्शन कहा लिख लें या कोई ऐसी चीज़ लिख लें, क्योंकि बात बेनज़ीर की सही है। सेनेट के चेयरमैन के ऊपर तो ये तरीके अदम एतमाद ला नहीं सके। अब भी इनके पास नंबर्स भी हैं, अगर कहीं लाना है जहां पर अगर कोई ऐसी तरीके अदम एतमाद पेश करी जहां पे नंबर्स है तो वो सेनेट है। नेशनल असेंबली में तो आपके पास नंबर्स भी नहीं है। सेनेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ एक हो सकती है लेकिन होनी नहीं है। और नेशनल असेंबली की बात लेके आए हैं कि, और वो भी कासिम सूरी साहब, मतलब डिप्टी स्पीकर ने क्या किया है। और बात अच्छा, मैं सेनेट पे आती हूँ, क्योंकि जो 20-21 बिल्स हैं ये जाने अब सेनेट में ही है, वहां पे क्या होगा ये आगे जरा जाके डिस्कस करते हैं। रसूल बख्श साहब की मैं जरा ऑप्शन पहले ले लूं, बाकी सब ने तो इतनी बुरी तरह ना कहा है, मैं शॉक्ड हूँ। मैं देखें,
मैं भी समझता हूँ कि कोई टफ टाइम नहीं होगा। पहले तो ये टफ टाइम से मैं इतनी दफ़ा सुन चुका हूँ कि मेरे कान पक चुके हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। टफ टाइम क्या होता है कि टफ टाइम सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामान तो नहीं है, हिंदुस्तान की भी है, बांग्लादेश की भी है, बरतानिया भी की है, अमेरिका की है, दुनिया में है। टफ टाइम क्या होता है कि कोई टफ टाइम का इस्तेमाल ही नहीं करता। टफ टाइम के बारे में भी कोई नज़रिया होना चाहिए। वो टफ टाइम ये होता है कि जो हुकूमत के अदाद व शुमार हैं उनको रद्द करने के लिए आप मुतमादिल काबिल एतमाद सामने स्टेटिस्टिक्स लेके हैं और हुकूमत को कहें कि जी आप दुरुस्त नहीं कह रहे। फिर टफ टाइम ये होता है कि जो आपने ये ग्रोथ टारगेट रखे हुए हैं, जो आप रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता। तो अगर ये लाहेमाल आपके पास नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, और इस वक्त मैं ये देखता हूँ कि सियासी जमातों के पास इस्तेदाद ही नहीं है कि वो बैठ के बजट के बारे में कोई बात कर सकें। सिर्फ उनके जो खिलाड़ी आते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, उनको तैयार किया जाता है कि आपने रेट्रिक से कैसे आगे हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करनी है। ये कोई टफ टाइम नहीं होता। टफ टाइम ये होता है बस ये ज़बानी कलाम है। मुतबादिल पॉलिसी के लिहाज से मुतबादिल कोई स्ट्रैटेजी पेश करे, आपको भी पता चले, हमें भी पता चले। ये भी बेनज़ीर के पास लेके जाती हूँ, बेनज़ीर या हिज़्ब इख्तिलाफ। लेकिन पहले तो ये था ना, हमने देखा पीडीएम का फोरम इस्तेमाल हो रहा था, उसके ऊपर क्लैश था आइडियोलॉजीज का भी पार्टीज के दरमियान में। लेकिन अब तो कल एक साथ खड़े हुए थे शहबाज शरीफ और बिलावल, और कहते हैं कुछ कमोबेश उनका नजरिया भी एक ही है। तो पार्लियामेंट में मुमकिन नहीं है कि जरा अलीना, अभी 2 दिन पहले आपने भी इसका जिक्र खींच के रखें, आपने भी इसका वैसे जिक्र किया है कि अभी 2-3 दिन पहले तो 21 हुकूमत के बिल थे जो पास हो गए। ऑपोजिशन ने क्या कर लिया, बल्कि उसमें वो था एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में हमने रिपोर्ट कार्ड पे बात भी की थी, जिसमें केमिकल कैस्ट्रेशन की बात की गई है। ऑपोजिशन से आपने सुना कि उस पर कोई उन्होंने एहतजाज किया हो या सोशल मीडिया पे कोई उस पर बात। दूसरा ये ख्याल से जो हुकूमत को हुकूमत टफ टाइम दे सकती है, ऑपोजिशन नहीं दे सकती। जैसे हमने उस दिन देखा कि वो पीटीआई के जो एमएनए थे वो खुद उठे नेशनल असेंबली में, नूर आलम साहब, और उन्होंने बात की कि बिजली की कीमतें कितनी ज़्यादा है और कितना मुश्किल है अवाम का गुजारा होना। और हमाद अजहर साहब उस पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। तो लेकिन ये होगा कि इलेक्शन से पहले और एमएनए एमपीएस जो हैं जिनको हुकूमत की परफॉर्मेंस क्योंकि कुछ खास है, लेकिन आप इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ऑपोजिशन से नहीं करें। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बाकी तज्जियाकारों की जानते हैं कि वो सब यूनानिमसली ना क्यों कह रहे हैं, क्या बिल्कुल ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, टफ टाइम नहीं देगी, अगले 2 साल बड़े ही आसान है हुकूमत के लिए। जानिए एक ब्रेक के बाद। मजहर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन नहीं दे सकती टफ टाइम हुकूमत को, क्या वजह है? क्या अब पार्लियामान में भी अगर एक साथ मिल जाएं और जैसे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद ले आए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऑपोजिशन को अभी तक ये एतमाद नहीं है कि वो बजट पास नहीं करवा पाएंगे। टफ टाइम तो ये होता है ना कि आप बजट नहीं पास कर पाए, हुकूमत बजट में मुश्किलात हो, वो नहीं होगा। देखिए, इसका कौन किसको टफ टाइम दे रहा है? जहांगीर तरीन इमरान खान को टफ टाइम दे रहे हैं इस वक्त। तो जो टफ टाइम हो रहा है वो अपोजिशन टफ टाइम दे रही है, हुकूमत टाइम दे रही है। और अभी हाल है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज आगे अपोजिशन तक नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं आपकी इक्वेशन को और महमल के पास लेके चलते हैं। महमल, जहांगीर हम मुख्तलिफ फॉर्मूलाज ट्राई कर रहे हैं ना, आज किसी न किसी तरह से हमने टफ टाइम दिलवाना ही है। महमल, ये बताएं, ये जो जहांगीर तरीन साहब कल उन्होंने दरखास्त जमानत अपनी वापस ले ली, कहा जाता है कि जी FIA ने कहा कि हमें तो उनकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है। राजा रियाज साहब ने इत्मीनान का इजहार कर दिया, कहते हैं हम तो हुकूमत को बजट में बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। लेकिन कब तक? क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाके अपोजिशन के साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप वाले मिल जाएं और फिर हुकूमत को टफ टाइम मिल जाए कुछ? देखिए अलीना, असल जो टफ टाइम जैसा मदर साहब ने कहा वो होता है बजट के ऊपर। उसके ऊपर जहांगीर तरीन ग्रुप तो मान गया ना कि बजट के ऊपर टफ टाइम ही देंगे। असल जो टफ टाइम हुकूमत को इस वक्त, ये कासिम सूरी साहब को हटाने से तो खैर ऑपोजिशन ने क्या ही देना, लेकिन असल जो टफ टाइम दे सकती है वो IMF है।
IMF की कंडीशंस, IMF की नेगोशिएशंस, असल टफ टाइम वो देगी इस पूरे बजट, इस पूरी, क्योंकि अभी देखिए ऑपोजिशन क्या टफ टाइम देगी, अगर ये बजट जो है जो भी अगर IMF की कंडीशंस रीनिगोशिएट हो जाती हैं तो फिर हम एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे, तो फिर तो ऑपोजिशन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर तो हुकूमत के लिए थोड़ा सा बेहतर टाइम आ जाएगा। तो ये तो एक ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है IMF की जो बहुत ज्यादा निगोशिएशंस और वो टर्म्स का ताल्लुक है अमेरिका की निगोशिएशंस के साथ, जो अफगानिस्तान के ऊपर हमने अभी निगोशिएशंस करनी है, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस है IMF पे एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर लेट्स सी कि उधर क्या बनता है। तो हुकूमत, ये गवर्नमेंट तो मैं बस कासिम सूरी को, सॉरी ऑपोजिशन देती, ऑपोजिशन कासिम सूरी साहब को क्या टफ टाइम देगी, मतलब डेप्यूटी स्पीकर को कैसे हटा सकते हैं, क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आई इस बयान की। तो अपना मजाक हटाने से हासिल भी क्या होगा, स्पीकर तो अच्छा ठीक है। मैं रसूल बख्श सईद साहब, लेकिन अभी ये जो 20-21 बिल्स हैं ये जाने सेनेट में, तो सेनेट में क्या आपको लगता है कि कुछ रुकवा सकती है ऑपोजिशन, कुछ कर सकती है इन बिल्स के खिलाफ, या अब तो हो गया? देखिए वो कर तो सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ अगर किसी बिल में तरमीम ले आनी है या उसको रुकवाना है उसके लिए कुछ दलील भी होनी चाहिए, उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए। मुखालफत बगैर मुखालफत तो पार्लिमान की रूह नहीं होती, रिवायात नहीं होती। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, कई दफा आ रहे हैं जी, बिल्कुल मैं आपके पास करना चाह रहा था कि अगर आप बिजली का आप खरीद करते हैं 25 रुपए पे, अवाम को देते हैं 15 रुपए पे, अब 10 रुपए का फर्क जो खरबों में बढ़ता है वो आप कहाँ से देंगे? अगर आपने अवाम से टैक्स लेके वो देना है या कर्जे लेके देना है तो फिर उससे आप तरक्की तो नहीं कर सकते, डेवलपमेंट के ऊपर तो खर्च नहीं कर सकते। ये तो फिर वही जो सौदे किए गए थे 80s में और 90s में, उसकी सजा अवाम भी भुगत रही है, मैशत भी भुगत रही है, सनअतकार भी, वो जो पीछे से हम कहते आ रहे हैं, और इस हकदार के ऊपर जैसे हम पलंदर डालते हैं उस ग्रोथ का अपेरेंटली तो उस वक्त भी हो रही थी। ठीक है सर, मैं जरा ये मजहर अब्बास साहब को कमेंट शामिल करूं, वक्त मेरे पास कम रह गया। जो आपने ठीक है, आपने मुआहदे किए उसके नतायज निकलेंगे, लेकिन आवाम को ये बता दें कि फिर कैसे वहाँ पैसे कहाँ से आएंगे, उसका तरीका यही है। मेरे ख्याल में इसमें जो एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आती है कि अगर आप 900 बिलियन आप इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर में और आप सरमायादार को मौका दे रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करे, तो उससे रेवेन्यूज बढ़ेंगे हुकूमत के। वो जब रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो आप ये जो शॉर्टफॉल है डेवलपमेंट में भी और कर्जों के अदायगी में भी कम करें, वो तमाम चीजें सर ये थोड़ा सा आप लेट हो गए, ये सारे आर्गुमेंट्स आपने पहले सवाल में देने थे, अभी बिल्कुल हमारा माइंड किसी और तरफ चला गया है, टफ टाइम दे रहे सकता हूँ मजहर अब्बास साहब। देखिए वो तो सबने बात करी क्या ही अच्छा हो कि सारे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके IMF को टफ टाइम दे, लेकिन इससे हट के मैं बिल्कुल बात करूंगा कि हमारे कोलीग इरशाद भट्टी बहुत सख्त बीमार हैं और मेरा ख्याल है कि पूरी रिपोर्ट कार्ड की टीम की तरफ से उनके लिए दुआए सेहत और लोगों को भी चाहिए, क्योंकि मेरी आज भी उनसे जो मैसेज से बात हुई है उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि उनकी तबीयत काफी खराब है। तो सर हमने उनको दुआ भी पहुंचा दी थी, उनकी खैरियत भी कर दी, आमीन आमीन आमीन। हम अपने देखने वालों से भी इल्तमास करते हैं कि हमारे भट्टी साहब बड़े हमारे काबिल दोस्त हैं, उनके लिए दुआ करें। लेकिन मजहर साहब जाते जाते ये जो रसूल बख्श सईद साहब से मैंने सवाल पूछा था, आपको क्या लगता है अभी अगर सेनेट में बिल्स जाएं तो अपोजिशन मिलके रुकवा सकती है इनको, कुछ करवा सकती है इनके ऊपर? बातें तो बड़ी हो रही है ना, आज भी ऐसा इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलीना सारी बातें हो सकती हैं, पहले ऑपोजिशन को टफ टाइम देना छोड़े ना, यानी जब ऑपोजिशन को टफ टाइम देगी, डिस्ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पे ज्यादा क्या लगता है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा, मुझे कोशिश जरूर करेंगे लेकिन रोक नहीं सकते। ओके हाँ, कोशिश करेंगे रोकने। ठीक है जी, हमारा पूरा पैनल आज ये मुत्तफिक है कि ऑपोजिशन ने ये जो अज़्म जाहिर किया है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं आने वाले दिनों में और पार्लियामान में, वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऑपोजिशन को टफ टाइम देगी और हुकूमत को अगर हुकूमत ही टफ टाइम दे तो हो सकता है, वरना अगले 2 साल ऑपोजिशन की तरफ से बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी हुकूमत के लिए। जनाब आपसे इजाजत चाहेंगे, पीर को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।